प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपका अर्थशास्त्र से परिचय हुआ है और पिछली वीडियो में आपने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा सुनी और पढ़ी। इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा से परिचित कराएंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि अर्थशास्त्र को जब धन का विज्ञान कह दिया गया तो अर्थशास्त्र की कितनी कटु आलोचना हुई। इसे रोटी कपड़ा कुबेर का शास्त्र कहकर संबोधित किया जाने लगा और इस विषय की जितना सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान इसका जाता रहा। इस समस्या से या इस अपमान से आहत होकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे पुनः सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल महत्वपूर्ण हैं। और अल्फ्रेड मार्शल के संबंध में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के सम्मान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें नौ क्लासिकी अर्थशास्त्री कहा जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र को पुनः सम्मान दिलाया। अब यहाँ नौ क्लासिकल शब्द आया है या नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। जो विषय का प्रणेता होता है, जन्मदाता होता है, उसे क्लासिकल कहा जाता है और उसके समर्थकों को क्लासिकल, चाहे वो कोई भी विषय हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, इतिहास हो, जो उस विषय का प्रणेता होता है उसे क्लासिकल या प्रतिष्ठित कहा जाता है। जैसे संगीत में आप क्लासिकल सुनते होंगे, जो संगीत का मूल विधा है वो क्लासिकल संगीत है, उससे निकली हुई तमाम विधाएं हैं। उसी तरह से अर्थशास्त्र का मूल जो है वो क्लासिकल अर्थशास्त्र में शुरू होता है, जो एडम स्मिथ के नेतृत्व में चलता है। एडम स्मिथ के अनुयायियों को नौ क्लासिकल कहा जाता है, जिसमें मार्शल प्रमुख हैं। तो इनके नेतृत्व में यानी नौ क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को पुनः सम्मान दिलाने के लिए अर्थशास्त्र की नवीन परिभाषा गढ़ी, जिसे कल्याण संबंधी परिभाषा कहा जाता है। जब आपने धन संबंधी परिभाषा पढ़ा तो आपने सुना होगा या देखा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन इसी वजह से इसकी बड़ी आलोचना की गई। अब इनकी जिम्मेदारी थी तो इन्होंने अर्थशास्त्र को अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में परिभाषित करते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति तथा उसके प्रयोग से घनिष्ठ संबंध है। यानी ये भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की बात करता है, लेकिन इसे मानव के अध्ययन का एक भाग बनाता है। फिर इस परिभाषा को सुधारते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री एक दूसरी पुस्तक लिखी। उसमें लिखा, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य आय कैसे प्राप्त करे तथा इसे किस प्रकार खर्च करे। इस प्रकार वह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो यह है कि यह मनुष्य के अध्ययन का भाग है। इन्होंने भी माना कि ये धन का अध्ययन तो जरूर है, लेकिन यहाँ ये धन साध्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य का कल्याण, मनुष्य द्वारा उस धन को खर्च करने के तरीके जिससे उसका कल्याण सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो ये अध्ययन करता है। इसी विचारधारा को उनके अन्य समर्थक अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया, जिसमें प्रोफेसर पीगू हैं, कैनन हैं, वेवरीज हैं। इन लोगों ने इससे मिलती जुलती परिभाषा दी है। कैनन कहते हैं आर्थिक विज्ञान का विषय आर्थिक कल्याण है। यानी कैनन ये मानते हैं कि आर्थिक विज्ञान का विषय आर्थिक कल्याण है। वो इस तरह से कि जो भी हम अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र में या जिन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनका उद्देश्य अंततः मानव कल्याण में वृद्धि करना ही होना चाहिए। इन्हीं के प्रोफेसर मार्शल के इन्हीं विचारों से कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति भी होती है। अब इस परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं। अन्य विद्वानों की परिभाषाएं आप देख लेंगे किताबों में, आपको आसानी से मिल जाएगी। जो समझाने वाली थी वो यह है कि आप धन तो कमाना है, अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य धन को कमाना या धन का प्राप्त करना, लेकिन वो धन इस तरह से न हो कि आपको नुकसान पहुंचावे, बल्कि धन आपके लिए लाभदायक होना चाहिए, आपके कल्याण में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए इन्हें न्यू क्लासिकल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही माना,
लेकिन ये नहीं माना कि मनुष्य केवल धन कमाने के लिए होगा, बल्कि ये माना कि मनुष्य के अध्ययन का भाग है, मनुष्य की क्रियाओं के उस भाग की केवल जांच करता है जो धन से संबंधित होता है, और ये मनुष्य के अध्ययन का ही भाग है। मनुष्य धन का उपयोग अपने लिए करता है, न कि वह धन के लिए उपयोगी होता है। तो इसका मुख्य भाग जो है वो कल्याण पर जोर देना है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहली विशेषता है अधिक स्पष्ट और सरल परिभाषा। अधिक स्पष्ट और सरल परिभाषा है ये। जब आपने धन संबंधी परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें कह दिया अर्थात धन का विज्ञान है, यानी केवल धन की ही बात होती है, लेकिन वो अधूरी परिभाषा होती है। धन का विज्ञान तो है, लेकिन धन किस लिए? मनुष्य के कल्याण के लिए। इसलिए यह परिभाषा अधिक स्पष्ट हो जाती है कि धन किस लिए होगा, तो मनुष्य के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इसमें मनुष्य के कल्याण पर धन की अपेक्षा ज़्यादा बल दिया गया है। जो ये परिभाषा है, मनुष्य के कल्याण पर धन की अपेक्षा ज़्यादा बल दिया गया है। और इसमें ये बताया गया है, तीसरी जो विशेषता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये मनुष्य के अध्ययन का भाग है। मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है, भले ही वो आर्थिक क्रियाएं हों, यानी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, और मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी सामाजिक क्रियाओं का एक अंश हैं, इसीलिए ये सामाजिक विज्ञान है। ये जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। जो इसकी चौथी विशेषता है, यह बताती है परिभाषा कि यह मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। अब थोड़ा साधारण व्यवसाय के बारे में हम जान लेते हैं, क्या है साधारण व्यवसाय, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि साधारण व्यवसाय बार बार इस परिभाषा में आ रहा है, साधारण व्यवसाय है क्या। तो एक उपभोक्ता के रूप में आपके विचार आपके साधारण व्यवसाय हैं। जैसे आप बाज़ार जाएंगे, किन वस्तुओं का क्रय करेंगे, किन वस्तुओं पर कितना पैसा खर्च करेंगे, उन वस्तुओं को क्रय करने से आपको क्या उपयोगिता मिलेगी, कितनी उपयोगिता मिलेगी, आपको यह निर्णय करने में एक उपभोक्ता के रूप में जो विचार है, जो कार्य है, वो आपका एक उपभोक्ता का साधारण व्यवसाय होगा। एक उत्पादक के रूप में आप जाएंगे उत्पादन करने, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप अधिकतम लाभ कमा सकें। जिन वस्तुओं को बना रहे हैं उनके लिए आगत कहाँ से आएंगे, वो कहाँ बिकेंगी, किस कीमत पर बिकेंगी, इस कीमत पर बेचने से आपकी लागत वसूल होगी कि नहीं होगी, लागत के ऊपर कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा। इन सारी क्रियाओं का निर्धारण करना एक उत्पादक के रूप में आपका साधारण व्यवसाय है। आप एक विद्यार्थी हैं, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपका विद्यार्थी के रूप में साधारण व्यवसाय है। तो इस तरह से उपभोक्ता, उत्पादक, विक्रेता, इस अलग अलग तरीक़ों से आप जो सोचते हैं, धन कमाने के लिए जिस तरीके से सोचते हैं, ये आपके जीवन का साधारण व्यवसाय है। इसमें पांचवी विशेषता है भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। कल्याण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक कल्याण, नैतिक कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र में केवल भौतिक कल्याण की बात की जाती है। आपके पास धन है तो आप सुखी माने जाएंगे, धन नहीं है तो आप दुखी माने जाएंगे। तो इस तरह से जो धन की जांच कर रहा है वो अर्थशास्त्र है। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास धन न हो तब भी वो खुश हो, एक व्यक्ति हो सकता है जिसके पास भरपूर धन हो फिर भी वो दुखी हो। तो अर्थशास्त्र इस विषय की जांच नहीं करता है कि धन वाला व्यक्ति दुखी क्यों है और निर्धन व्यक्ति सुखी क्यों है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टरों की बात करता है। तो केवल धन से जो रिलेटेड है उसी कल्याण की बातें करता है, जिसे भौतिक कल्याण की बात की गई है। कोई व्यक्ति धनी है तो ये अर्थशास्त्र से मान के चलता है कि वो सुखी होगा। विज्ञान एवं कला के रूप में ये परिभाषित होता है। अभी बात हो रही थी कल्याण की, मानसिक सुख की। तो आपके पास पैसा है, यह एक तथ्य है, लेकिन आप उस पैसे से खुश भी हैं, यह अज्ञात है। तो अर्थशास्त्र में ये जो विचार है,
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा है, ये जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यानी कि आप साधारण व्यवसाय में अपने धन को किस तरीके से खर्च करें कि आपके कल्याण का स्तर ऊंचा हो। विज्ञान के रूप में यह है कि आपके पास पैसा है, और कला के रूप में आप खर्च कैसे करते हैं, उससे अधिकतम संतुष्ट कैसे प्राप्त करते हैं, ये दोनों बातें एक साथ बताती हैं। वास्तविक तथा साधारण मनुष्य का अध्ययन, जो मनुष्य वास्तव में समाज में रहते हैं उन्हीं का यह अध्ययन है, न कि किसी वनवासी का जिसको धन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं इस परिभाषा की, जैसे अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है वरन मानवीय विज्ञान। ये मान लेता है कि अर्थशास्त्र में उन्हीं मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक हों, जो समाज में रहते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नियम इसके सभी पर सामान्य रूप से लागू होते हैं, जो यह नहीं मानता है। जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश अस्पष्ट हैं। मैंने आपको बताया कि जीवन के साधारण व्यवसाय का यह अध्ययन करता है, बता भी दिया कि किन किन चीज़ों में आप कौन कौन सी बातें साधारण व्यवसाय के अंतर्गत आएंगी, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री इस परिभाषा की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि जीवन का साधारण व्यवसाय वाक्यांश अस्पष्ट है। इसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया। तात्पर्य कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र छोटा हो गया, ये सामाजिक विज्ञानों की उन भागों को छांट लाया जिसका संबंध धन से है। बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों का संबंध धन से नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आर्थिक कहलाती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो सकता है। जैसे सरकार की कुछ क्रियाएं हैं जो आर्थिक होते हुए भी धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंध स्थापित करना अनुचित। प्रोफेसर रॉबिन्स इसके पक्षधर हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से स्थापित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो ये उनकी आलोचना है। वो चूँकि ये मानते हैं कि संसाधनों का उचित तरीके से चयन और उनका आवंटन ही अर्थशास्त्र की समस्या होनी चाहिए, इसलिए इसका कल्याण से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं अर्थशास्त्र में संचालित होती हैं जिनका संबंध कल्याण से नहीं होता। जैसे शराब का कारोबार, शराब पीने वाला भी बर्बाद होता है, उसका परिवार भी सामान्यतः बर्बाद होता है, इसलिए इसे माना जाता है कि शराब उसके कल्याण में कमी करती है, लेकिन फिर भी ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। हालांकि ये बात आधी अधूरी है कि शराब बर्बाद करती है, क्योंकि इसके उपभोग करने वाले कैसे हैं, कहाँ उपभोग करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो आबाद हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। तो इस तरह से इन्हीं जैसे चीज़ों का उदाहरण लेकर रॉबिन्स कहते हैं कि इसका संबंध कल्याण से नहीं स्थापित किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने ये आलोचना की कि मानवीय क्रियाओं का जो वर्गीकरण है वो अवैज्ञानिक है। यानी एक साधारण व्यवसाय होगा, एक आर्थिक क्रिया होगी, इसका अध्ययन, इसका जो वर्गीकरण है वो अवैज्ञानिक है। और रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होना चाहिए। अर्थशास्त्र में ये उद्देश्य कल्याणकारी है, यह हानिकारक है, इसके प्रति उसे तटस्थ होना चाहिए। यानी कि शराब उत्पादन जब लाभदायक है तो लाभदायक, इसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ को नुकसान पहुंचाता है, कुछ को फ़ायदा पहुंचाता है। इसके बारे में अर्थशास्त्र को विचार नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को विचार करना है कि कौन सी परिभाषा उचित है, लेकिन विचार करने से पहले आपको रॉबिन्स की परिभाषा को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। यहाँ बाद में विस्तार से इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। रॉबिन्स कहते हैं अर्थशास्त्र सीमित साधनों और उनके असीमित साध्यों या असीमित प्रयोगों में उचित निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन है। जैसे आपके पास 10 रुपये है और इस 10 रुपये से आप विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। 10 रुपये की कलम खरीद सकते हैं, कापी खरीद सकते हैं, आप चॉकलेट खा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। 10 रुपये आपके पास 10 रुपये हैं, ये साधन सीमित है, लेकिन आपकी आवश्यकताएं अनंत हैं। तो इन अनंत आवश्यकताओं में आप किसी एक का चुनाव जिस विवेक, जिस प्रक्रिया से करेंगे, वही अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। यानी अर्थशास्त्र को इन्होंने चुनाव की समस्या कहा है, चयन की समस्या कहा है, और मार्शल इसे कल्याण की समस्या कहते हैं, यानी कि मनुष्य के अध्ययन का भाग कहते हैं। अब आप
इसमें विचार करें कि कौन सी परिभाषा उचित है, चयन की समस्या वाली या मनुष्य के आर्थिक कल्याण की परिभाषा वाली या विचार वाली। तो इस तरीके से ये जो कल्याण की परिभाषा है यहाँ ख़त्म होती है। अब हम आपको रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।